हाँ जी, तो आप हैं अभय जी बिल्कुल जी। और मैं हूँ मीना तिलकराज। जी जी जी। और मुझे आपसे इस सेंटर के बारे में आप मुझे जो भी बता सकते हो, इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, ये क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बना, कब बना, वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ क्या-क्या होता है, जी। और इसका मेन मिशन एंड गोल क्या है, विज़न एंड मिशन गुड। क्या है? मेन जो गोल है वो ये है कि हम सभी परिवार में अभी जैसे जी रहे हैं, तो कैसे जी रहे हैं? संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, सुविधा प्रधान जिंदगी को जी रहे हैं। भाषा के रूप में कुछ चीज़ें अच्छी आ गई कि हम संबंध पूर्वक जिएंगे, अपनेपन के साथ जिएंगे, अपने पराये से मुक्त होकर जिएंगे, शोषण मुक्त होकर जिएंगे। ऐसी चाहना रही है हमारी, मेरी भी ऐसी चाहना रही है, मेरे परिवार की चाहना रही है, यहाँ जितने 22-25 परिवार है तो उनकी भी चाहना रही है। लेकिन मानव जाति ऐसी चाहना के अनुरूप जी नहीं पाया, न भी मैं जी पाया। तो इसी क्रम में पिछले लगभग 18-20 वर्ष पहले मध्यस्थ दर्शन से परिचय हुआ, जिसके प्रणेता ए नागराज जी हैं, अग्रह नागराज जी हैं, जिन्होंने इस अनुसंधान को पूरा किया। वो कहाँ से हैं? वो मूलतः कर्नाटक के थे, जी। लेकिन उनका सारा जो 30-35 साल का समय रहा वो अमरकंटक में उन्होंने लगाया। साधना संयम के ऐसे कुछ प्रश्न थे उनके कि धरती का हर आदमी खुशहाली से जीना चाहता है, लेकिन जीने का प्रक्रिया क्या होगा, जीने का तरीका क्या होगा, दर्शन क्या होगा। तो दर्शन की बात कहूँ तो मध्यस्थ दर्शन जो उन्होंने प्रतिपादित किया, लिखा, उन्होंने स्वयं उसको जिया, वो स्वयं उसके प्रमाण थे। अच्छा। और ये भी खुशहाली की बात है, हमने तो उनको काफ़ी करीब से देखा है, 1 रुपया वो किसी से लेते नहीं थे, कोई डोनेशन नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं। तो एक बड़ी चीज़ हमको पकड़ में ये आई कि आदमी बिना शोषण किए, बिना अपना शोषण हुए खुशहाली से जी सकता है। कैसे? श्रम पूर्वक धरती पे स्वावलंबन को धरती का हर आदमी पा सकता है। जब हम बात करते हैं ना, धरती पे 730 करोड़ लोग हैं, ये सारे लोग श्रम पूर्वक जी सकते हैं। और जिसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, नाम है हमारे पास अभी, वो रियलिटी में क्या है उसको हम समझ पाए हैं, उसको हम यहाँ पे प्रमाणित करने के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं। तो मैं इन शॉर्ट 2 चीज़ों से बात करता हूँ कि पूरे दर्शन में हमको क्या मिला। उस दर्शन में 2 ही चीज़ हमको सीखने को मिली कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे जिएगा, कैसे बिहेव करेगा। अभी 2 आदमी कैसे जिएंगे इसका हमको कोई नियम नहीं पकड़ रहे हैं, कोई रास्ता भी समझ में नहीं आया। हम सुविधा के कारण एक साथ हैं, चाहे माँ बेटे हो, चाहे भाई बहन हो। सच्चाई है, कड़वी लग सकती है, लेकिन परंपरा में इसके अलावा कुछ रास्ता मिला नहीं, तो हम इसी को पूरा मान के बढ़ते रहे। तो आदमी आदमी के साथ कैसे जिएं, मानव मानव के साथ कैसे जिएं, परिवार में माता पिता के साथ बच्चा कैसे जिएं, भाई बहन आपस में कैसे जिएं, इसका कोई मेरा या आपका कोई नियम नहीं है, इसका अस्तित्व सहज कोई नियम है कि हम सभी संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, खुशहाली पूर्वक जीना चाहते हैं। तो ऐसे जीने के नियम को हम लोग समझ रहे हैं, जितना समझें उसको यहाँ जी के प्रमाणित कर रहे हैं, जी के उसका अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं। इसका प्रमाण ये है, हमको लगता है नियम पकड़ में आ गया, उसका प्रमाण क्या है? जहाँ पूरे धरती पे विश्व में परिवार टूट रहे हैं, 10 परिवार के 5 बच रहे हैं, 5 लोग थे तो 4 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, परिवार लगातार टूट रहे हैं संबंध पूर्वक जीने की योग्यता नहीं होने के कारण। तो हम यहाँ ये कह पा रहे हैं कि जहाँ हम 2 परिवार साथ में थे, आज हम 22-24 परिवार यहाँ एक साथ रहते हैं। तो ये प्रमाण है कि आदमी के साथ जीने का नियम हमको पकड़ में आ गया। हम काफ़ी अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, जितना शेष है उसको पूरा कर लेंगे। तो संख्या बड़ी है, एक किचन में बढ़िया मज़े से हम लोग बना के खा पाते हैं, एक साथ रह पाते हैं, प्रकृति पे उत्पादन पूर्वक जी पाते हैं। एक तो नियम ये कि आदमी आदमी के साथ कैसे जिए, मानव मानव के साथ मूल्य के साथ जिएगा, जिसको हम कहते हैं भाव प्रधान जिएंगे। भाव भी तो चाहिए ना, केवल भोजन दे दिया वो तो हमारे शरीर के लिए एक बात है। दूसरा नियम यह है, आदमी प्रकृति के साथ कैसे जिएगा, नेचर के साथ हमको कैसे जीना है। मैं खुद एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट रहा हूँ, लेकिन मुझे कहते ये दुख होता है कि हमको भी नेचर के साथ कैसे जीना है, नेचर के साथ कैसे प्रोडक्शन सिस्टम को लॉक करना है, ये हमको ना तो पढ़ाया गया ना किसी को समझ में आया। इस दर्शन के पहले इस दर्शन में ये कहा है कि आवर्तनशील विधि से प्रकृति में उत्पादन के साथ जिया जा सकता है। तो प्रकृति में इस विधि से हम जी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में इस पूरे कैंपस में हरियाली बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, कई तरह की वनस्पतियाँ जो मेरे ख्याल से और कहीं नहीं होती वो हमारे पास है। हर तरह की सब्जियां उगा रहे हैं, दालें उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं,
गायों के लिए बढ़िया 9-10 तरह का चारा हम लोग उगा पा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ फ्लोरा काफ़ी बढ़िया है। बर्ड्स जो कभी और जगह नहीं मिलती, हमारे यहाँ भी वो सारी बर्ड्स हैं। तो मोटा मोटा तो 2 नियम हैं। अच्छा। इसके अलावा जीने की प्रक्रिया को अगर बात करें, जीने की प्रक्रिया क्या होगी, तो एक बात हमको पकड़ में आई कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे मानव जाति के साथ एक चीज़ मिसिंग हुई एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन केवल आदमी को चाहिए। पूरे अर्थ में, धरती में आदमी के अलावा किसी को एजुकेशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव संस्कारानुषंगी है, समझ के जीता है। गाय समझ के नहीं जीती, पेड़ पौधा समझना है, कार्यक्रम ही नहीं है। आदमी जैसा मानता है वैसे ही जी लेता है। अगर मैं इसको कुछ मानता हूँ तो उसको मान के जीता हूँ, पत्थर को कुछ मानता हूँ तो उसको मान के जीता हूँ। कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते, तो यहाँ अलग अलग चीज़ होगी। तो ये कह रहे हैं कि आदमी का, ह्यूमन बीइंग का एब्सोल्युटली अध्ययन नहीं हुआ कि मानव क्या है। हम कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगे, रॉकेट साइंस के बारे में जानने लगे, लेकिन अपने बारे में हमको मिनिमम इन्फॉर्मेशन, मिनिमम। तो क्या हुआ, हम अपने बारे में नहीं जानते और हम सबको जानना चाहते हैं, तो ये मिसिंग हो गया। अगर मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ तो दूसरे के बारे में जब भी कुछ जानने की कोशिश करूँगा तो अधूरी जानकारी को लेके कुछ काम करते रहूँगा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में अधूरेपन के साथ जिया, प्रकृति के साथ कुछ करने गया तो वहाँ उस अधूरेपन के साथ जिया, और ये पूरा अधूरापन शिक्षा विधि में आ गया। पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन में आ गया। पूरी वर्ल्ड के एजुकेशन में क्या हुआ, पूरे विश्व में एजुकेशन 2 ही काम कर रहा है। एक काम कर रहा है नौकरी के लिए तैयारी कर, और दूसरा व्यापार। नौकरी में हम बहुत ओपनली अगर देखें तो गुलामी है, और सारा व्यापार कंपटीशन। बहुत ईमानदारी से किसी से पूछा जाए तो हम गुलाम होना नहीं चाहते, किसी से बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, लेकिन बाध्यता है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो मजबूरी में एजुकेशन से निकलने के बाद ये 2 ही काम करते पाए जाते हैं। तो ये समझ में आया कि हमारी शिक्षा भी अधूरी है। मेरी मम्मी पापा जहाँ आदमी का अपना अध्ययन ना हो, जहाँ परिवार का अध्ययन ना हो, जहाँ समाज का अध्ययन ना हो, वहाँ केवल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या लैंग्वेज पढ़ के समाज में खुशहाली से जीने का कोई योग्यता नहीं आ सकता। तो यहाँ हम एक बड़ा काम ये कर रहे हैं कि मानवीय शिक्षा क्या हो। मानवीय शिक्षा मतलब मानव के साथ जीने का शिक्षा, मानव प्रकृति के साथ जीने का शिक्षा, इसका एजुकेशन बच्चों में है। तो एजुकेशन क्या हो, जैसे मैं खुद यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, आज्ञा पालन होना चाहिए कहते हैं। सच्चाई ये है, ना तो घर में पढ़ाया आज्ञा पालन क्या होता है, न ही किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, न किसी बुक से पढ़ा जा सकता है। क्योंकि आदमी से सीखता है, कुत्ता बिल्ली से नहीं, पहाड़ से नहीं, नदी से हम नहीं सीख सकते। आदमी से सीखेंगे तो आदमी का अकाल पड़ा हुआ जो प्रमाण के साथ जिए, खुशहाली के साथ जिए। तो ऐसे जीने के क्रम में कहीं ना कहीं शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण भाग था, और ऐसी शिक्षा, अधूरी शिक्षा के साथ अधूरी लोग ही पैदा हुए, अधूरे लोग ही जीने के लिए खड़े हुए। तो ऐसा अधूरा जीता हुआ आदमी क्या करेगा, अधूरेपन के साथ ही जिएगा। तो ऐसे अधूरे परिवारों की भीड़ लगी हुई है, और हम चाहना पूरे की करते हैं। ये हमारी अतृप्ति का कारण, बड़ा कारण जो अतृप्ति का वो यही है। जीना तो पूरे के साथ चाहते हैं, लेकिन जीते कैसे, अधूरेपन के साथ। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने पराये से मुक्त होकर जीने का प्रयास, अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं। अपने पराये से मुक्त होने का अध्ययन अभ्यास। दूसरा, नर और नारी में समानता के साथ जीने का अध्ययन अभ्यास। तीसरा, अमीरी गरीबी में संतुलन के साथ जीने का अध्ययन अभ्यास। ये 3 ही काम करने के। और ऐसे एजुकेशन अगर हम बच्चों को देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा गुलामी या नौकरी करने को तैयार होता है। तो हमारे यहाँ कोई बच्चा, हम अभी से जानते हैं, कोई भी नौकरी नहीं करेगा, ना व्यापार करेगा। हम विनिमय करते हैं उन चीज़ों का जो हम उत्पादित करते हैं, और इसका भी आगे चलकर श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय होगा कि 1 घंटे में मैं कितना दूध पैदा कर पा रहा हूँ, भैया 1 घंटे में कितना पपीता पैदा कर पा रहे हैं। तो यहाँ श्रम मूल्य बराबर है। श्रम मूल्य, श्रम का जो वैल्यू है वो इक्वल है। अभी इतना अनइवन है, एक डॉक्टर 1 घंटे का 1 लाख रुपए भी ले लेता, और वही अगर किसी मजदूर या किसान की बात करें तो उसके 1 घंटे का कोई मोल नहीं होता। तो अभी ये जो अनइवन जो आइडेंटिफिकेशन है, इसी के कारण सभी लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कोई काम करना नहीं चाह रहा। इवन घर में हमारी थाली कटोरी धोने में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक व्यक्ति दूसरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। राइट। हर व्यक्ति समझेगा कि ये पूरी व्यवस्था में मेरी भागीदारी कहाँ है, मैं उसको पहचानूँ ना। जो सिस्टम है, जिसको अभी तो अव्यवस्था है, अव्यवस्था में अपनी उपयोगिता पहचानने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस पूरी व्यवस्था में मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म कर लूँ। मेरी यूटिलिटी क्या है बेसिकली, मैं अगर धरती पे हूँ, मैं परिवार में हूँ, तो मेरा यूज़ क्या है। मेरा यूज़ मतलब मेरा तन मन धन, 3 ही चीज़ तो हमारे पास है।
इसका करना क्या है, ये क्लैरिटी हो जाए, इसको ही बोला अपनी उपयोगिताओं को पहचानना। वुड यू कॉल इट, क्या आप उसको पर्पस ऑफ लाइफ बोलेंगे? पर्पज ऑफ लाइफ भी एक छोटा भाग है। राइट। जैसे मैं अगर परिवार में हूँ तो परिवार में जीने में जैसा मेरा मेरा पर्पज है रोल क्या वैसे है? आपका भी पर्पज है, वैसे इनका भी पर्पज है। हाँ। मैं अपना पर्पस पहचानता हूँ ना तो पूरे मानव जाति का पर्पस समझ में आता है। हाँ। तो मानव जाति का पर्पस क्या है बेसिकली, यही कि मैं हर पल खुशहाली के साथ जीऊँ, शरीर को स्वस्थ रखूँ, ये मेरा पर्पज है। ऐसा मैं भी जीऊँ, ऐसा और परिवार भी जिए। ऐसा कितने वसुधैव कुटुंबम की हमने कामना की है, अपने से लेके पूरे विश्व परिवार में खुशहाली से जिए। लेकिन ये चाहना है ना, शुरुआत कहाँ से होगी? अपने से होगी, राइट। परिवार से होगी। परिवार मूलक कार्यक्रम होगा, और अकेला परिवार अगर कुछ करेगा तो संघर्ष है। फिर हमने संघर्षों से प्रेरणा ली, स्ट्रगल से कोई प्रेरणा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। जब आदमी खुश होता है, कंफर्ट होता है, अपनेपन के साथ जीता है, तब उसका लर्निंग शुरू होता है। एक सच्चाई हम बताते हैं, हमको वो टीचर पसंद आते हैं, वो जो टीचर पसंद आते हैं वो सब्जेक्ट हमको आसान लगता है। जी। ये संबंध की महिमा है, ये संबंध का वैल्यू है, ये संबंध की अच्छाई है। जब तक हम फ्रेंडशिप नहीं होगी तब तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता। तो अभी विदाउट रिलेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं पूरे दुनिया में, और इतना शोर हो गया है, इतना हल्ला गुल्ला हो गया, कोई किसी को नहीं सुनना चाहता। घर में दो लोग ठीक से बात कर नहीं पाते, उनको लगता है बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत आवाज़ कर रहे हैं, कोलाहल लगता है घर के एक आदमी का बोलना। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन ही नहीं, संबंध ही नहीं। जैसे हम संबंध पूर्वक जीते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका हर बोलना हमारे लिए खुशहाली होती है, उत्सव होता है। तो ये रिलेशन पकड़ में आ जाए, ये आइडेंटिटी पकड़ में आ जाए, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं, हर परिवार का हर सदस्य अपनी उपयोगिता को पहचानने के लिए काम कर रहे हैं। और ये बहुत आसान काम है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बल्कि जो हमने गलत तरीके से लर्न किया उसको अनलर्न करना ज़्यादा कठिन है। तो ये पूरा कैंपस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ इसी तरह की पूरी शिक्षा का वातावरण है। छोटे से लेके बड़े सभी लोग इसी दर्शन मतलब वास्तविकता को पहचान लेना। मैं धरती पे बैठा हूँ, अब कोई कहता है इधर उत्तर है, भाई धरती गोल घूम रही है। आज जिसको उत्तर कहते हो ना, 12 घंटे में दक्षिण हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, उसको हमने बेच दिया दीदी। अब पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेच दिया, पूरा प्रोफेशनल बना कर दिया, पूरे हेल्थ सेक्टर को हमने बेच दिया। तो दिशा तो बहुत पहले बेच दी हमने। तो हर आदमी कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, तो एक्सप्लॉइटेशन कर लिया। कभी किसी ने दिशा ने कर दिया कि पत्थर बेच के लोग अपना रोजगार कमाते हैं। अरे पत्थर है यार, पत्थर आदमी की क्या भाग्य बदलेगा, आदमी अपना भाग्य खुद बदलेगा। ये समझ में आ जाए तो आदमी पत्थर के भरोसे नहीं बैठे, सही बात। दिशा के भरोसे नहीं बैठेगा। सही बात है। अभी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, डीएफओ फॉरेस्ट ऑफिसर, वो बहुत चिंतित है कि फॉरेस्ट बहुत कम हो रहा है, बहुत सी स्पीसीज कम हो रही हैं, हमको कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि पहले मैं बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में कुछ काम किए थे, उस पर कुछ काम किया। तो हमने कहा ये बताइए कौन बर्बाद कर रहा है जंगल? आप बोर्ड लगाते हो, सेव फॉरेस्ट, सेव रिवर, सेव वाटर, किससे बचाना है? कौन गड़बड़ कर रहा है? बोर्ड किसके लिए लगा रहे हैं और कौन लगा रहा है? हम ही गड़बड़ कर रहे हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोर्ड लगा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है आखिर कि काम किस पे करना है, हमारी अपनी नासमझी पे काम करना है। हमको समझ में नहीं आया कि नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर ये रहेगा तो मैं रहूँगा। हमारे बिना ये रह सकते हैं, लेकिन इनके बिना हम नहीं रह सकते। राइट, इसलिए दर्शन में बोला है जीने देकर जियो, क्योंकि पूरे धरती का विकास क्रम है। सबसे पहले पदार्थ है, फिर प्राण है, वनस्पति जिसको हम कहते हैं, फिर जीव है, जीव के बाद हमें। अगर आदमी ना भी रहेगा ना तो पेड़ पौधे, जानवर और धरती रहेगी। राइट। लेकिन मेरे रहने के लिए इन तीनों का रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। इतनी छोटी सी अकल मेरे पास नहीं है, तो शायद ये मेरी नासमझी है, ये मेरी लापरवाही है। मैं जिस धरती पे रहता हूँ उसी को बर्बाद कर, जिस परिवार में रहता हूँ उस परिवार के प्रति ही मेरी लापरवाही है। राइट। तो इतना सेंसिटिविटी, मिनिमम सेंसिटिविटी है ये, इतना अगर आ जाता है तो आदमी 24 घंटे मज़े से रह सकता है। आदमी को इतना सा काम करना है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, गेहूँ की वैरायटी हम नहीं बनाते, हम छोटा सा काम करते हैं। नेचर में पानी है, टेम्परेचर है, उसको देख के कुछ मिट्टी में डाल देते हैं, अपने आप उगता है। राइट। लेकिन हमने क्या अपने में ईगो पाल लिया, हमने ही वैरायटी रिलीज की। आदमी की क्वालिटी नहीं है कि एक दाना पैदा कर दे, वो सिंगल ग्रेन ग्रो नहीं कर सकता। बट हमको अगर नहीं पता तो सारा श्रेय हम ले लेते हैं, गलतियों का तो लेते नहीं हैं। कुछ भी नेचर में अच्छा हुआ उसका मैंने किया है कहता। सच्चाई तो है, नेचर में जीने का नियम समझ में आ जाए तो हमारा करना बहुत छोटा है।
करने वाला भाग बहुत छोटा है, समझने वाला भाग जरूर है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक परिवार में आदमी कैसा जिए, प्रकृति के साथ हमको कैसे जिए, ऐसे और लोग भी जिए, उनको हम सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। साल में यहाँ वर्कशॉप होती है 7 डेज़ की, उसमें टोटली यही बात होता है, प्रपोजल के रूप में बात होती है। इसलिए ज्ञान का कभी व्यापार नहीं किया हम लोग, कभी वर्कशॉप लेने के लिए कोई फीस नहीं होती वहाँ, यहाँ रहने का कोई भी चार्ज नहीं लेते हम लोग। केवल जो मील्स का है वही हम लेते हैं, जो 300 रुपीज़ पर डे पर पर्सन ड्यूरिंग वर्कशॉप। अदर देन वर्कशॉप अगर कोई आ रहा है तो उसका चार्ज हमारा मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 6000 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ कुछ लोग 1 मंथ के लिए आते हैं, 6 मंथ के लिए आते हैं, कुछ लोग 7 डेज़ के लिए आते हैं, कुछ लोग 2 डेज़ 3 डेज़ के लिए भी आते हैं, एज जैसा उनको आना है। मिनिमम हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारा घर है, हमारा हाँ परिवार का घर है, तो यहाँ कुछ गेस्ट रूम है वहाँ रहें, अपने कमरे की साफ़ सफाई वो खुद करें, क्योंकि पूरे कैंपस में कोई लेबर या कोई नौकर नहीं है जो कि आपके कमरे का सफाई करे। और हमारे किचन का अपना टाइम टेबल है, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ गरम गरम हमारे साथ खा लें। पूरी तरह से हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई अनावश्यक डिमांड भी ना करें। जो हम बढ़िया से बढ़िया खाते हैं वो आपको खिलाएंगे, सुबह शाम दूध पीते हैं तो आपको भी ऑफ़र करेंगे कि आप भी पीजिए। हाँ, किसी तरह का कोई ड्रग या कोई ड्रिंक वगैरह यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, स्मोकिंग अलाउ नहीं है कैंपस के भीतर। इतना हम रिक्वेस्ट, अगर इतना कोई एग्री है इस बात को मानने के लिए तो हम कहते हैं हाँ, मोस्ट वेलकम सभी के लिए। काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आते हैं। अभी एक एमटेक का बच्चा आया 6 मंथ के लिए, पूरा एमटेक का प्रोजेक्ट वर्क यहाँ करेगा। यूनिवर्सिटी भी उसको परमिट करती है, हम लोग MOU साइन करते हैं इसके लिए। आप किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हो? हाँ, हम लोग कम से कम 8-10 यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं। मैं खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहाँ रहा मैं, वहाँ के बच्चे यहाँ हैं। AKS यूनिवर्सिटी सतना के बच्चे आते हैं। अभी रायपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, IGK, वहाँ का एक स्टूडेंट यहाँ पर है। उनकी आवश्यकता लगती है और हमारा कोई संबंध पूर्वक उनसे निर्वाह है तो हम उनको बुलाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि वहाँ के आने ही चाहिए, हमारा कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, बहुत प्रेशराइज नहीं है। विलिंगली बच्चा आना चाहता है तो आए। अच्छा, यहाँ